को बताई है। नाउ टेल मी कि भाई इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, क्या है? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में कौन सा बजट चाहिए बताओ? इन्फ्लेशन में कौन सा बजट चाहिए? सरप्लस की डेफिसिट? सरप्लस बजट चाहिए आपके हिसाब से इन्फ्लेशन में, और डिफ्लेशन में डेफिसिट बोलना चाहते हो आप? हाँ, इन्फ्लेशन में पैसा ज्यादा होगा तो या उल्टा? इन्फ्लेशन के अंदर आपको कौन सा बजट चाहिए? एक सेकंड रुको। इन्फ्लेशन, हाँ भाई, इन्फ्लेशन के केस में आपको क्या चाहिए? आप कह रहे हैं सरप्लस बजट चाहिए या फिर डेफिसिट? बताइए कौन कौन सरप्लस पे अग्री करता है? यू ऑल आर अग्रीइंग टूवर्ड्स सरप्लस, 5 वोट्स मान लेते हैं। और डेफिसिट? एक। चलो ठीक, आप सरप्लस की तरफ, आप किधर की तरफ हो? हम तो कॉपी देखने की तरफ है। क्यों नहीं पता? क्यों देखी क्यों नहीं है? तो अपलोड भी करिए, लाइव भी लीजिए। तो कमाल कर दो यार। हाँ सर, सरप्लस 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 सरप्लस। हाँ सर आप बताओ। सरप्लस बता दिया, सरप्लस 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 सरप्लस। ठीक है भाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, ये सबको पता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई मतलब जो चीज़ें ज़्यादा महंगी बिक रही है। जब चीज़ें ज़्यादा महंगी बिक रही है इसका मतलब होता है लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार क्या करेगी? ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी एक सरप्लस बजट। क्या बनाएगी? सरप्लस बजट, जिसमें खर्चा करेगी कम और टैक्सेस कर देगी ज़्यादा। तो टैक्सेस बढ़ेंगे और एक्सपेंसेस, जो सरकार के एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे। इससे अल्टीमेटली सरकार को फायदा होगा और सरप्लस बजट शो होगा। बट जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन होती है तो कौन सा बजट बनता है? डेफिसिट बजट। क्यों बनता है? क्योंकि इस लोगों के पास पैसा नहीं है। तो सरकार को लगता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोगों को पैसा हमें देना चाहिए। हम लोगों को कैसे पैसा दे सकते हैं? लोगों को पैसा देने के लिए सरकार क्या करेगी? टैक्स कम कर देगी और अपने खर्चे बढ़ा देगी। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली जो सरकार का जो बजट जाएगा वो डेफिसिट जाएगा, सरकार को अल्टीमेटली लॉस होगा। और सरकार को उस बजट की भरपाई करने के लिए, उस बजट की भरपाई करने के लिए जो डेफिशिएंसी आ रही है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार क्या करेगी? या तो और नोट प्रिंट करेगी, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन ले लेगी या कोई एसेट बेचेगी। आया समझ में? ये सरकार और कर ही क्या सकती है। चलिए डन, बजट डेफिसिट समझ आ गया। बजट डेफिसिट, अब बजट डेफिसिट में क्या होता है? सबसे पहले आता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या रेवेन्यू डेफिसिट हो गया था अपना? पहला तो मैंने आपको बजट डेफिसिट कराया था और रेवेन्यू डेफिसिट करवाया था। बजट डेफिसिट मैंने आपको समझा दिया था पूरा। बजट डेफिसिट का मतलब होता है डेफिसिट बजट है, बजट डेफिसिट एक ही बात है। बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट एक ही बात है, जिसका मतलब होता है कि बजटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजटेड रिसीट्स, इज कॉल्ड एज बजट डेफिसिट। बट जब हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू इनकम्स जो रिसीट्स है वो कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। पैसा आएगा कम जाएगा ज्यादा, आएगा कम जाएगा ज्यादा। रेवेन्यू से आएगा कम जाएगा ज्यादा, पैसा आएगा कम जाएगा ज्यादा, आएगा कम जाएगा ज्यादा। कौन से में? रेवेन्यू में। रेवेन्यू में किसमें? रेवेन्यू में। रेवेन्यू में पैसा आएगा कम जाएगा ज्यादा, इसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट? कि रेवेन्यू से सरकार की इनकम्स हो रही है कम, सरकार के खर्चे हो रहे हैं ज्यादा। बट याद रखना कौन सा? रेवेन्यू डेफिसिट बोला मतलब सरकार की कमाइयां कम हो रही है, सरकार के नॉर्मल खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। भाई साहब तुम अपने कमाइयां नहीं कर पा रहे, तुम अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे, मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब तुम्हारी सारी सरकारी कंपनीज डूब रही है, तुम्हारा बीएसएनएल लॉस में चल रहा है, तुम्हारा कोल इंडिया कमा के नहीं दे रहा, तुम्हारा इंडियन एयरलाइंस कमा के नहीं दे रहा, क्या करना है? अरे तुम्हारे बस की नहीं है तो बेचो ना यार, बेच बाज के नक्की करो। तो सरकार ने क्या करा? किसको बेचा? जैसे एयर इंडिया को बेच दिया, टाटा ने खरीद लिया। अब उसी तरीके से बीएसएनएल बिकने की कगार पे, बीएसएनएल के कुछ शेयर्स बेच चुकी है सरकार ऑलरेडी। बाकी 88,000 करोड़ रुपीस अभी मांगे पार्लियामेंट से सरकार ने कि बीएसएनएल को सजाएंगे साफ सुथरा ऐसे करके और फिर उसके बाद बेचेंगे। बीएसएनएल को बेचने की तैयारी है, मुझे तो लगता है अडानी खरीदेगा। देखना अडानी टेलीकॉम सेक्टर में आएगा, लाइसेंस तो ले लिया 5G का। और बाकी एलॉन मस्क को देखो, ठीक है, एलॉन मस्क तो तारीफें कर रहा है मोदी जी की। एलॉन मस्क बोल रहा है मोदी जी इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मेरे फेवरेट है मोदी जी। फिर मोदी जी को बोलता है स्टारलिंक चालू करवा दो,
मैं इंडिया में आना चाहता हूँ अपना इंटरनेट कनेक्शन लेके, दैट इज़ कॉल्ड स्टारलिंक। आप अगर मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट जो अपने आता है ना, वो आता है स्पेक्ट्रम से, 3G 5G स्पेक्ट्रम है, 4G स्पेक्ट्रम है, वो आता है केबल से, केबल से आता है हमारे पास इंटरनेट। जो अपने पास इंटरनेट आता है वो आता है ऑप्टिकल फाइबर लाइन से, तो ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछानी पड़ती है। स्टारलिंक जो है ना वो है सैटेलाइट से। सैटेलाइट से मतलब सिर्फ एक डब्बा लगाओ और वो सीधे सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा। उसके लिए अपने को वायर की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ स्टारलिंक। ये एलॉन मस्क ऐसा डब्बा लाना चाहता है कि आपके घर पे लगाएगा, 8-10 हज़ार का डब्बा लेगा, बोले 8-10 हज़ार का डब्बा ही है, ठीक है, तुम्हारे घर पे कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा सारे फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे और सीधे सैटेलाइट से कनेक्टेड है ये। 8,000 रुपये 10,000 रुपये ले रहा हूँ, पूरे साल की फ़ीस है तुम्हारी, डब्बा फ्री 10,000 में। समझ आया? इस तरीके वो काम करना चाहता है। चलो, ये मैंने आपको बता दी चीज़ें। अब हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को आगे बढ़ाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस लिखो, हेडिंग लिखो, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के कुछ इम्प्लीकेशंस है, रेवेन्यू डेफिसिट के कुछ इम्प्लीकेशंस है, कुछ कंडीशंस है रेवेन्यू डेफिसिट की। फर्स्ट, इट इंक्लूड्स रेवेन्यू डेफिसिट में क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स ओनली those transactions it includes only those transactions that affect the current income and expenditure of the government, that affect the current income and expenditure of the government, current income and expenditure of the government। सिर्फ करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करेगा ये। किसको अफेक्ट करेगा? करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। इट विल ओनली अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करेगा ये। आगे समझ में? मैंने यही कहा था आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। इसको बाकी किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को ही, ठीक है, रिलेट करता है। रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करता है रेवेन्यू डेफिसिट? दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग्स, गवर्नमेंट क्या है? डिस सेविंग है। मतलब गवर्नमेंट सेविंग्स नहीं कर रही, गवर्नमेंट बल्कि नुकसान में जा रही है। इसी को कहते हैं गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। भाई गवर्नमेंट पैसा बचा रही है तो गवर्नमेंट इज सेविंग, गवर्नमेंट पैसा नहीं बचा रही, गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। डिस सेविंग मतलब लॉस मतलब घाटा मतलब पैसा कहीं और से लाना पड़ेगा। कहाँ से लेके आओगे इस भरपाई को करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, दैट इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट से पैसा लेके आना पड़ेगा। समझ आया? कहाँ से पैसा लेके आना पड़ेगा? कैपिटल रिसीट से। कैपिटल रिसीट का मतलब दो चीज़ है, या तो एसेट बेचोगे, लाइबिलिटी इनकर करोगे, एसेट बेच के लाइबिलिटी उधार लेके। समझ आ गया क्या? तभी आ सकता है पैसा। इसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे मीट आउट करा जाएगा बताओ? रेवेन्यू डेफिसिट को मीट आउट करा जाएगा बाय कैपिटल इक्विवेलेंट कैपिटल, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपिटल सरप्लस से, इक्विवेलेंट कैपिटल सरप्लस से, या जो कैपिटल बजट है ना अपना, उसमें जो सरप्लस आएगा उसी से इसको मीट आउट करा जा सकता है। भाई सीधी सी बात है, तुमने अपने धंधे में 10 लाख का घाटा खाया, अब जो 10 लाख का घाटा है उस घाटे की भरपाई कैसे करोगे ये बताओ? इमीडिएटली कैसे भरपाई करोगे? सर एक बारी तो हम कहीं से लोन ले लेंगे। हाँ, तो लोन क्या होता है? कैपिटल रिसीट ही होता है मेरे हिसाब से, तो कैपिटल रिसीट ही होता है मेरे हिसाब से। अच्छा सर एक काम करें, एसेट बेचते हैं, तो एसेट कैपिटल रिसीट ही होता है, एसेट बेच के पैसा जो आएगा।
और क्या होता है बताओ, आप ही बताओ क्या होता है, और कुछ नहीं होता। और कोई तरीका है? सर हम कमा के चुका देंगे। तो अगले साल कमाओगे, अगले साल चुकाओगे, इस साल का क्या करना है? इस साल जो डेफिसिट है उसका क्या करना है, मेरे को ये बता दो। अभी जो घाटा है फिलहाल के लिए उसका क्या करना है ये बताओ। सोर्स है सर, बताओ तरीका है कुछ? अभी नहीं तो छोड़ो ना, फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो कैपिटल रिसीट ही लानी पड़ेगी। आगे बात समझ में? यस और नो? चलिए, तो रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिस सेविंग एंड यूजिंग अप दी savings of other sectors, using up the savings of other sectors, और सरकार क्या कर रही है? दूसरे सेक्टर्स का पैसा इस्तेमाल कर रही है। ऐसा ही है, क्या करें? दूसरे सेक्टर्स का खा जाओ। ये किसी के पास BSNL को लॉस है, बोले कौन सी कंपनी में प्रॉफिट दिख रहा है, बोले इस कंपनी में दिख रहा है, वहां से ले लो भाई। ये सरकार यही करती रहती है, फिर क्या करें? तो यूजिंग अप दी सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, अदर सेक्टर्स के पैसे को इस्तेमाल करेंगे टू फाइनेंस एज अ पार्ट ऑफ इट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एज अ पार्ट ऑफ इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार कैसे कर सकती है सब? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बना के। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन के ऊपर जो खर्चा होता है, ठीक है। सरकार क्या करेगी? उसको कंजम्पशन का खर्चा मानेगी और दूसरे सेक्टर से लेके आएगी। पैसा तो है नहीं ना सरकार के पास, तो उस सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स को लाके, दूसरे सेक्टर से पैसा लेके फिर यहाँ से फाइनेंस करेगी। सरकारी कंपनीज कमा नहीं पा रही तो दूसरे सेक्टर्स को नहीं मिलेगा पैसा। सर जैसे एग्जाम्पल कुछ नहीं है, सरकार कमा नहीं पा रही है, सरकार को घाटे हो रहे हैं, तो सरकार सोचती है कि हेल्थ का बजट कम कर दो। अरे मतलब लोग मरे तो कोई बात नहीं, मरने दो। एजुकेशन का बजट कम कर दो, सर बच्चे पढ़ेंगे, मत पढ़ने दो। क्या होगा? तो दूसरे सेक्टर्स के बजट को कम करना पड़ता है, ठीक है। आर्मी के बजट को कम नहीं करना, आर्मी का बजट कम नहीं, आर्मी का बजट डबल होना चाहिए। मैं आपको पाकिस्तान की कहानी बताने लग गया था, ठीक है। आप इंडिया का मत सोचना, इंडिया का तो बजट डे बाय डे इन चीज़ों का इंक्रीज ही हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब का बजट डबल हो चुका है पिछले 5 सालों के अंदर। समझ आया? यस और नो? ओके। एज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it indicates that government is spending. It indicates that government is spending more than current income. Spending more than current income. Government is spending more than current income. गवर्नमेंट करंट इनकम से ज़्यादा खर्चा कर रही है, कमा कम रही है, खर्चा ज़्यादा कर रही है, सिंपल। तीसरा पॉइंट, तीसरा इम्प्लीकेशन क्या होगा इससे? रेवेन्यू डेफिसिट implies that government has to finance it. Government has to finance it. गवर्नमेंट कैसे फाइनेंस करेगी? फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट इसको कहाँ से अरेंज करेगी? अब बताओ, अभी बोला था मैंने 10 लाख का घाटा हो गया तो कहाँ से अरेंज करोगे पैसे को? कैपिटल रिसीट से, ऑब्वियसली। कैपिटल रिसीट में क्या होगा? या तो एसेट बेचो या कहीं से उधारी ले लो,
बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? ये कैपिटल रिसीट कैसे आती है? थ्रू कैपिटल रिसीट कैसे आएगी? थ्रू सेल ऑफ कैपिटल एसेट, या फिर और कौन सा तरीका होता है कैपिटल रिसीट का? या बोरिंग्स, है ना? ठीक है भाई, 4th पॉइंट लिखो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेवेन्यू डेफिसिट, ये लिख के आना पड़ेगा। पहले लिखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, क्या है आप बताओ क्या है? ओहो, ऐसे लिखोगे पैसे कम पड़ जाते, बहुत वेरी बैड। आप बताओ, विल यू हेल्प हिम आउट? नहीं, अभी मैंने रिवाइज कराया था। अभी भी एब्सेंट माइंडेड थे। आप बताइए। व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीव्ड्स। हाँ, ये बोलने का क्या? जैसे बजट बन गया तो उसके बीच में कैसे डेफिसिट कैसे होगा? वो सब अगले साल करेंगे। हाँ, और अभी जो डेफिसिट हो गया वो तो कैपिटल से ही करेंगे। सरकार बता रही है कि हमें लगता है, सरकार बोल रही है कि हमें बीएसएनएल में हर साल 10,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल हमें बीएसएनएल में 8,000 करोड़ का घाटा होगा। अब जो 8,000 करोड़ कम पड़ रहे हैं वो हम इस डिपार्टमेंट से लेके आएंगे। या तो दूसरे रेवेन्यू ओवरऑल बजट जीरो हो जाए या प्लस में चला जाए तो ठीक है, नहीं हो तो सरकार बताएगी कि इस बार हम 10 लाख करोड़ का उधार लेने वाले हैं, 5 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का उधार लेने वाले हैं, ऐसा सरकार। हाँ, सब बताती है बजट में। देखा था ना आपने बजट, सरकार को बताना पड़ता है सारी बातें। डन? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का से? आप तो आए नहीं थे। 4th पॉइंट, a large revenue deficit means large borrowings। लार्ज रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? लार्ज बोरोइंग्स। जितना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट उतना ज़्यादा बोरोइंग्स। लार्ज रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स लार्ज बोरोइंग्स फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर, फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर। तो खर्चे मिटाने के लिए, खर्चे निपटाने के लिए सरकार क्या करेगी? ज़्यादा बोरिंग्स लेगी। और सुनो, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बोरिंग्स ज़्यादा इंटरेस्ट को शो करता है? ज़्यादा बोरिंग्स मतलब ज़्यादा ब्याज, ज़्यादा ब्याज मतलब और रेवेन्यू डेफिसिट। तो तुम इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। इसी को तो कहते हैं डेट ट्रैप। क्या कहते हैं इसे? डेट ट्रैप। आधी दुनिया इसी में फंसी पड़ी है। और जो इसमें नहीं फंसता, ठीक है, या तो वो उधार नहीं लेता, वो आदमी जो बिल्कुल ही लोन्स नहीं लेता, और या फिर अडानी जैसा जो लोन्स ले लेके बहुत अमीर हो जाता है। ठीक है, दो ही तरीके के लोग होते, 3 कैटेगरी के लोग। या तो नो उधारी, नो 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 नो, या फिर उधारी ले ली, उसी में फंसते जा रहे हैं, उसी में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, डेट ट्रैप, DEBT, डेट ट्रैप। ठीक है, और तीसरा, ठीक है, जो उधार लेते हैं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, कमाई इतनी, उधारी इतनी, सब चुक रहा है। समझ आया? ये होता है तरीका। तो अब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल दे के बताता हूँ बैंक कैसे फंसाता है। बैंक कैसे फंसाता है डेट ट्रैप में किसी को भी? जैसे फॉर एग्जांपल, इसने मान लो फॉर एग्जांपल मेरे बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, EMI टाइम पे चुका रहा है, 6 महीने से ये लगातार EMI चुकाया जा रहा है। तब बैंक इसको फ़ोन करेगा, ठीक है, लड़की से फ़ोन करवाएगा। समझ रहे हो? मतलब स्ट्रैटेजी होती है भाई, ये फैक्टर काम करता है। ठीक है, हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, ठीक है,
वो सर अब फिर ये फिर तो ये वैसे ही सुनने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। पहले तो ये मैं बहुत सही स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी बता रहा हूँ बैंकों की, आपको आज बता रहा हूँ। आप जब थोड़े आगे बढ़ जाओ ना तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ड्रीम गर्ल कुछ नहीं हो रहा है इसमें। सुनो, तो एक बार ऐसा हुआ था, मतलब मैं तो देखो, मैं तो बैंक से फ़ोन आता है, वो बोलता है इस बैंक से कट, मैं तो ऐसे फ़ोन कट करता हूँ सीधे, कोई भी हो। अब एक बार क्या हुआ, गाड़ी की सर्विस करवानी थी, तो गाड़ी की सर्विस के लिए मेरे पास फ़ोन आया। मैंने कहा सर आपकी सर्विस डी हो चुकी है गाड़ी की और आपको सर्विस करवानी है। मैंने कहा हाँ करवानी तो है, ठीक है। तो उसने कहा सर कब की बुकिंग करूँ मैं? मैंने कहा यार 10 दिन बाद की कर दो, हफ्ते भर बाद की कर दो। बोले ठीक है सर। अब हफ्ते भर बाद फ़ोन आया उसी बंदी का, मतलब प्रेम मोटर से। बोले सर आप आए नहीं सर्विस करवाने। मैंने कहा इतना फ्रैंक कौन होता है भाई, ठीक है, इतना फ्रैंक कौन होता है, ठीक है। बट उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मैं फ़ोन कट नहीं कर पाया। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है। अरे नहीं मतलब यार तुम ऐसा सुन लो रहा यार, ठीक है। मैं फ़ोन कट नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने, मैंने कहा हाँ ठीक है नेक्स्ट वीक आता हूँ। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया नहीं। मैंने कहा कट नहीं कर पाओ, उससे बेटर है उठाओ मत, कट कर दो सीधे। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत साइकोलॉजी, बहुत स्ट्रैटेजी है बैंक की। अब इसको फ़ोन किया, अब इस पे आते हैं अपन, ठीक है। तो अब इस पे इसको, इसके पास फ़ोन आया तो इसने फ़ोन उठाया, बोला हाँ ठीक है। बोले सर आपका इस बैंक से लोन चल रहा है, लेट्स से HDFC बैंक से लोन चल रहा है। बोले हाँ सर। बोले सर आप हमारी कंपनी के, हमारे बैंक के एस्टीम कस्टमर हैं। ऐसे हो गए वाह, मतलब बैंक मेरी वजह से चल रहा है भाई, मेरे को तो पता नहीं था HDFC बैंक मेरी वजह से चल रहा है, वाह अमेजिंग। बोले सर आप बैंक के एस्टीम कस्टमर हैं सर, आपका बैंक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, आपने सर इतने टाइम से बैंक से जो लोन ले रखा है 6 महीने से लगातार आप EMI पे कर रहे हैं, वाह सर, ठीक है। तो उसके लिए बैंक आपके लिए लेके आया एक ऑफर, सुनना अब फंसेगा ये, ठीक है। और मैक्सिमम लोग अब फंसते हैं, ठीक है। पहले आपको चढ़ाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, फिर बोलेंगे अपने आप सर बैंक जो है वो आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया, एक्सक्लूसिव ऑफ़र है सर, इसमें क्या है आपको हम टॉप अप लोन दे देंगे। सर अभी आपकी करंट EMI है 1 लाख का लोन है, 1 साल का लोन है, 6 EMI आप दे चुके, 10,000 रुपये मंथली आप EMI पे कर रहे हो। सर आपको बैंक 3 लाख तक का टॉप अप लोन देगा, जिसमें सर जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है वो एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में चला जाएगा। एंड सर 3 साल जो है उसमें आपकी जो EMI है वो और भी कम हो जाएगी। नाउ ही इज लाइक 10,000 अभी दे रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ 8,500 ही चुकाने पड़ेंगे हर महीने। नाउ दिस इज गुड। ऐसे करके 4 साल बोल दिया, सर आपको सिर्फ 7,000 रुपये हर महीने चुकाने पड़ेंगे। बोले हाँ यार सही तो बात है, अभी 10,000 पे कर रहा हूँ, 7,000 चुकाने पड़ेंगे। सर आपके लिए एक ऑफ़र है सर, इसमें इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा आपका। और सर ये सिर्फ आपके लिए ऑफ़र इसलिए क्योंकि आप लगातार 6-7 मंथ से बैंक की EMI पे कर रहे हैं, और सर क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा आपका। ऐसे ऐसे करके इसको बोला। अब क्या होता है जब किसी इंसान को ऐसा लगता है ना कि उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो बिकॉज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बेसिक साइकोलॉजी, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बेसिक इकोनॉमिक्स क्लास 11th वाली, ठीक है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। पैसे की कमी हर इंसान को है, हर इंसान को है। और जैसे ही इसको सपना दिखाया कि सर आपके पास 3 लाख रुपए आ जाएंगे पर्सनल लोन के तौर पे, आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं पैसे को, और आराम से सर इजी EMI में चुका सकते हैं, 10,000 की जगह 7,000। तो इसके दिमाग से खेल दिया। अब अगर इसने हाँ कर दिया तो इसके अकाउंट में तो आ जाएंगे 2.5 लाख रुपए। अब तुम 3 साल तक लोन चुकाओ, 3 साल तक तुम्हें लोन चुकाना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रहे थे तो उसे लोन कितने टाइम तक चुकाना था? 1 साल, जिसमें भी 6 महीने बचे थे। और अब तुम फंस गए 3 साल के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, क्योंकि तुम्हारी अब EMI 2.5 साल की थोड़ी है। जहाँ जिस चीज़ से तुम 6 महीने में फ्री हो सकते थे, बैंक ने तुम्हें लपेट के 6 पूरे साल भर के लिए डाल दिया, 3 साल के लिए डाल दिया। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एज डेट ट्रैप।
and this happens with every second Indian right now. मतलब फंसाने की कोशिश तो करी जाती है, हो सकता है लोग फंसे नहीं, मैं सीधा सा फ़ोन कट करता हूँ भाई, मेरे पास कोई फ़ोन आता है, सर क्रेडिट कार्ड कट, सर अकाउंट कट, सर अकाउंट का नया ऑफर आया कट, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, उन्हीं का फ़ोन आ जाता है, सर आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड आया है सर, वाओ सर, कट। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं बैंक के पास गया, क्रेडिट कार्ड लिया, नुकसान कराया, ऊपर से सर अपग्रेड, सर नुकसान को अपग्रेड करो सर, ऐसे थोड़ी सर, आपने सर 1000 रुपये सर 2000 का फायदा करा, 5000 का तो कराओ सर आप, जिसमें कंडीशंस क्या होती है उनकी, सर 5000 में ये चीज़ें आपको इंसेंटिव मिल जाएगी, ये फ्री ये फ्री ये फ्री, बट ये तभी मिलेगी आपको जब आप 5 लाख रुपए खर्च कर दोगे क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 5000 रुपये जो है खर्चा वो फ्री कर देंगे, ये कंडीशन है। अब बताओ, ये सब डेट ट्रैप है। इसी तरीके से कंट्री भी डेट ट्रैप में फंसता है, और वो डेट ट्रैप में फंसा है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान। चाइना ने पाकिस्तान, श्रीलंका, जिबूटी, नेपाल, म्यांमार, इन सब को इसी डेट ट्रैप में फंसाया है। चाइना ने इन सारी कंट्रीज को फंसा रखा है। आपको पता है कि चाइना ने श्रीलंका के साथ क्या किया? श्रीलंका को उधार दिया। हाँ, चाइना ने श्रीलंका को उधार दिया। बोले क्या कर रहे हो तुम बहुत अच्छी लोकेशन पे हो, तुम यहाँ पे पोर्ट क्यों नहीं बनाते, इससे तुम्हारी कमाइयाँ होगी। अब श्रीलंका सपने में आ गया, वाओ पोर्ट होगा, शिप्स आएंगे, कमाइयाँ होगी, है ना। उसको ऐसा लगा, श्रीलंका को बोला तू तो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है भाई, तू तो कितने बढ़िया स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे दो। उसको लगा वाओ ठीक है। अब चाइना ने क्या कहा, बोले पोर्ट बनाओ तुम। बोले हाँ हाँ उधार दे दो, पोर्ट बनाएंगे। उधार क्यों ले रहे हो तुम, मेरी बात सुनो, तुम उधार मत लो, हम तुम्हें उधार देते हैं, तुम बनवाओ हमारी कंपनी से। मतलब पैसा चाइना का, बनाने वाली कंपनी चाइना की, लोग चाइना के, तो पोर्ट भी चाइना का ही होगा। और इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने पोर्ट बना दिया। अब पोर्ट बनाने के बाद श्रीलंका उस पैसा चुका नहीं पाया, लंका पैसा चुका नहीं पाया। लंका कहां से चुकाता, इतनी तो कमाई नहीं आ रही। क्योंकि लंका पैसा नहीं चुका पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लंका का वो जो पोर्ट है वो किसने एक्वायर कर दिया, चाइना ने ऑपरेशंस चालू कर दिए। चाइना बोल रहा है जब तक पैसे नहीं चुकाएगा ना भाई, पोर्ट हमारा रहेगा, हमारे शिप्स आएंगे। यानी कि उसी को पैसा देके उसी से उधारी चुकवा रहे हैं खुद के पोर्ट के लिए। आप समझ रहे हो? हाँ, मतलब मेरे घर की EMI ये पे कर रहा है, रह मैं रहा हूं उसमें, घर मेरा ठीक है, रह मैं रहा हूं, EMI ये पे कर रहा है। ऐसा सा सीन हो गया कुछ। अब बनवाए भी मेरे लोगों ने, कमाइयां भी मेरे देश का पैसा मेरे देश में ही आया, और उनकी कमाई करा के उनसे टैक्स और ले लिया मैंने। मतलब तुम समझो कितनी भयंकर कमाई कर रहा है चाइना, कितनी भयंकर। ये चाइना की स्ट्रैटेजी आती है। तभी अपनी लंका से बात चल रही है, भूटान से बात चल रही है, लंका में अडानी पोर्ट बना रहा है। लंका के ऊपर जो चाइना ने जो पोर्ट बनाया ना, उससे भी ऊपर, उससे बेटर एक पोर्ट इंडिया बना रहा है। हाँ सर, दोनों चीजें हैं, फ्रेंडली रिलेशंस भी हैं और साथ में ये फायदा भी हमें, और प्लस हमारे पोर्ट्स वहाँ पे स्टे करके फिर इंडिया में आ सकते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। इससे इंडिया को स्ट्रैटेजिकली काफ़ी फायदे होंगे, और चाइना का पोर्ट इससे फेल हो जाएगा, तो इंडिया को एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और इन सब से पहले ही तो जस्ट हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट। जो कंट्री आगे बढ़ती है, जो बंदा आगे बढ़ता है, उसके उतने ही दुश्मन होते हैं, उसको इसकी टांग उतनी ही खींचते हैं, और वही हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट। चलो पूरा समझ आ गया क्या? ठीक है। तो लार्ज रेवेन्यू डेफिसिट मींस लार्ज बोरिंग्स फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर। पैसा ज़्यादा, उधार ज़्यादा। उधार तुम्हें ज़्यादा चाहिए, उधार ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, लार्ज borrowings will lead to
लीड टू लार्ज बोरिंग से क्या होगा सर? लार्ज बोरिंग्स की वजह से ज़्यादा लीड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के फॉर्म में आपका नुकसान हो सकता है। समझ आया क्या? बोलो। बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? अब हेडिंग लिखो, मेजर्स टू रिड्यूस। measures to reduce revenue deficit। measures to reduce revenue deficit। measures to reduce revenue deficit। कैसे आप रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हो? measures to reduce revenue deficit। measures to reduce revenue deficit। कैसे रेवेन्यू डेफिसिट को अपन कम कर सकते हैं? कैसे रेवेन्यू डेफिसिट को अपन कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं? तो मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट ए। मैं तो कह रहा हूँ खर्चा कम करो। खर्चा कम कर दो। तुम्हें नहीं लग रहा इतने एम्प्लॉयज़ की बस की है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे के निकालो। आधे एम्प्लॉयज़ को वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे के निकाल दो, नहीं तो सरकार के दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दो। जरूरी थोड़ी है कि बीएसएनएल में रखना। जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे काम हो सकता है वहाँ शिफ्ट करो ना ऐसे एम्प्लॉयज़ को। समझ आया? खत्म बात। तो कर्टेल एक्सपेंडिचर। कर्टेल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट शुड अवॉइड। क्या अवॉइड करेगी सरकार? जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। unnecessary and wasteful expenditures। unnecessary और wasteful expenditure सरकार को मेरे हिसाब से तो ख़त्म कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? सेम ही बात लगती होगी आपको। जहाँ पे खर्चा बचा सकते हैं सरकार को बचाना चाहिए। ठीक। और मैं क्या कह रहा हूँ, टैक्स बढ़ा दें क्या? टैक्स बढ़ा दें, रेज मोर टैक्स। टैक्स बढ़ा दो, ठीक है? रेज मोर टैक्सेस। सरकार को टैक्स बढ़ा देने चाहिए। सरकार को टैक्स बढ़ा देने चाहिए। सरकार भी क्या करे यार, सिचुएशन ही ऐसी है। चला के तो वो कर नहीं रहे से। उधार लेंगे फिर डेफिसिट बढ़ेगा, तो सरकार को टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। सरकार ने किया था ऐसा, आई थिंक 1980s के इमरजेंसी के आसपास की बात है ये। इंडिया में टैक्स हुआ करता था उस टाइम पे 97.25%। 97.25% was the highest ever tax rate in India। तभी तो लोग इतना टैक्स से डरते थे। और ये कब था? जब इंदिरा गांधी डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रही थी 1980s के आसपास में। समझ आया? फिर लोगों ने भाई इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग हुए, अगेंस्ट में पार्टीज आ गई। एक्चुअली उस टाइम पे क्या, कोई और पार्टी नहीं थी। उस टाइम पे कोई पार्टी नहीं थी। द ओनली रूलिंग पार्टी वॉज कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो शी वॉज द डिक्टेटर। फिर तो वो तो उसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया, गोली मार दी। हाँ, यही हुआ था। इसने कुछ सिक्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया था। गोल्डन टेम्पल में वो उसको बिंद्रा को नहीं, बिंद्रा था, बिंद्रा वाला, उसको कुछ मरवा दिया था। तो उसके हाँ, फिर उसके बाद इसके खुद के जो लोग थे, बॉडीगार्ड थे, वो भी सिख थे, उन्होंने इसको गोली से उड़ा दिया।
फिर इसका बेटा तो पहले ही मर चुका था, है ना? नहीं, सोनिया गांधी तो कभी पीएम बन ही नहीं सकती ना। उसने संभाला था या पीवी नरसिम्हा राव आया था, आई डोंट नो, कोई और आए थे उसके बाद, ठीक है। बट फिर उसके बाद फिर सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, शी इज़ नॉट एन इंडियन, और उसने अभी तक इटली की सिटीजनशिप छोड़ी नहीं है, शी इज़ स्टिल इटालियन सिटीज़न, तो वो कभी मतलब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यू शुड बी एन इंडियन सिटीज़न। भाई नहीं, वो इंडियन सिटीज़न तो कैसे बन सकती है वो? इसीलिए तो उन्होंने इनको बनाया, क्या नाम है, वो थे ना, वो चुप रहते थे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह। 10 साल तो ये रहे, ठीक है, मनमोहन सिंह जी, और 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और 2 बार मोदी जी, 30 साल तो यही बीत गए। चलो, रेज मोर टैक्सेस तक समझ आ गया क्या? हेडिंग लिखिए फिस्कल डेफिसिट, ये हो गया ना? हेडिंग लिखो फिस्कल डेफिसिट, बी फिस्कल डेफिसिट। अरे वो इतना ही, उसमें यही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट शुड रेज मोर टैक्सेस, तो मेरे को लगा इसके क्या ही लिखूँ उसको तो। ये रेवेन्यू डेफिसिट का वो रेवेन्यू डेफिसिट का प्राइमरी डेफिसिट आ गया। हाँ, नहीं, गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। रेवेन्यू डेफिसिट अपन ने पढ़ा ए, अब मैं आपको बी पढ़ा रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट। बी फिस्कल डेफिसिट, पहला पढ़ा है मैंने आपको रेवेन्यू डेफिसिट, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिस्कल डेफिसिट। 99% इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट। 99% इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है। लिखना है इसमें इसकी डेफिनेशन, फिस्कल डेफिसिट इज द excess of total expenditure. Fiscal deficit is the excess of total expenditure. ये क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? excess of total expenditure. अब एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस और कौन से खर्चे होते हैं बताना? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स excluding borrowings, यानी कि रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स। भाई धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपने जो भी बिजनेस से ओवरऑल, जो भी सरकार को एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी डेफिसिट होता है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो होता है आपके बोरोइंग्स के बराबर। मतलब तुमने हर तरीके से कोशिश कर ली पैसा रेज करने की, एसेट बेच दी, सब कर लिया, कमाई कर ली, एसेट बेच दी, टैक्स वैक्स कलेक्ट कर लिए, तुम्हारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं आ रहा, तुम्हारे पास पैसे का कोई सोर्स नहीं आ रहा,
अब तुम उस नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? उसका सिर्फ एक तरीका है, बोरोइंग्स। यानी कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। तुमने सबसे पहले खर्चा किया, कौन कौन से खर्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें से माइनस करो रेवेन्यू इनकम, जो तुम्हारी रिसीट आई, जो तुम्हारे पास इनकम आई, पैसा आया, सब माइनस कर दो। फिर उसमें से माइनस करो कैपिटल रिसीट, कौन सी? एसेट बेच के, कितनी एसेट, कौन कौन सी एसेट बेच सकते हो, सब बेच दो। सब बेच दिया। अब बताओ अभी भी डेफिसिट है? बोले हाँ। जितना डेफिसिट बचा है उतनी उधारी ले लो। तो एग्जाम्पल के तौर पे सरकार के पास 1000 करोड़ का सरकार का खर्चा हुआ। कितने का खर्चा हुआ सरकार का? एग्जाम्पल के तौर पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का है 1000 करोड़ का। कितने का है? 1000 करोड़ का। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार ने किया इस साल, रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल्स, डिफेंस, जो भी जहाँ पे भी जो भी खर्चा किया वो सरकार ने किया 1200 करोड़ का। ओके। अब सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट आई, क्या आई? रेवेन्यू रिसीट आई सरकार के पास। सरकार ने कहा कितना कमा रहे हैं अपन? बोले सरकार अपन कमा रहे हैं 1300 करोड़। कितना कमा रहे हैं? 1300 करोड़। ठीक है। अब हमने पूछा सरकार से, सरकार ये तो, अब सरकार बोलती है उधारी की, वो सॉरी एसेट कौन कौन सी बेची इस बार? कैपिटल रिसीट। बोले सरकार इस बार अपन ने क्या किया, एसेट जो बेची या लोन चुकाया, रीपे करा, वो सब कुछ मिला के सरकार को बताया, नहीं सॉरी रिसीट, रिसीट जो भी हमारे पास आई, जो भी हमारी एसेट बेच के हमारे पास, सिर्फ एसेट बेच के सरकार इस बार अपन ने कुछ कंपनियों के शेयर्स बेचे। ठीक है। सरकार अपन ने इधर एक ज़मीन थी उसका सौदा कर दिया। अपन ने वहाँ पे जेडीए को बैठा के, डेवलपमेंट अथॉरिटी को बैठा के वहाँ पे ज़मीन काट के ऑक्शन कर दिया। समझ आया? ऐसा ऐसा अपन ने काम किया। अपन ने कहा, सरकार ने कहा कितना कमाई हुई? बोले सरकार 500 करोड़ की कमाई हुई। कितने की कमाई हुई? 500 करोड़ की कमाई हुई। बोले कितनी कमी आ रही है? बोले सरकार चेक कर लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं इसे। तो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1000 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1200 करोड़, माइनस रेवेन्यू रिसीट 1300 करोड़, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 500 करोड़, वो रेवेन्यू कैपिटल रिसीट 500 करोड़, सरकार 400 करोड़ की कमी आ रही है। भाई कोई और एसेट बेचना है यार। बोले सरकार अब नहीं बेच पाएंगे एसेट्स, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ना पार्लियामेंट अलाउ करेगा ना पब्लिक। क्या करें फिर 400 करोड़ की कमी का? क्या करें? और कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि हैंस प्रूव्ड फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। बोलो, तुमने प्रूव करके दिखाया, मैंने कुछ नहीं बताया भाई इसमें, तुमने ही आंसर बताया मेरे को। फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स के बराबर होती है। बोलो। क्लास है मैथ्स की आपकी? हाँ तो बहुत। हाँ आज क्लास नहीं थी, तभी तो आज वो लगाई थी आपके लिए बीएसटी। कोई बात नहीं, मैं हूँ। मम्मी का कीमो वगैरह हो गया। नाउ वी हैव टू गो टू डॉक्टर आफ्टर 21 डेज। अब हमें 21 दिन के बाद जाना है। तो अब लाइक फॉर नेक्स्ट 20 डेज। नहीं वो बंद, जो मम्मी की वजह से जो छुट्टियाँ ली थी ना मैंने, वो कोर्सेस वो कराने पड़ रहे हैं मेरे को, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रखी है मेरी। क्योंकि बाकी सबके कोर्सेज हो गए और मेरे 3-4 दिन के पेंडिंग हो गए। मतलब नॉट अ मेजर डिफरेंस, बट द ओनली डिफरेंस इज वो 3-4 दिन का गैप आ गया, क्योंकि 3-4 दिन की 5-6 दिन की छुट्टियाँ हुई थी, तो सबके हो गए कोर्सेज ख़त्म, तो इसलिए उन्होंने मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। बोले सर ख़त्म कराओ सर। मैंने कहा यार करा रहा हूँ। अब जब 3 बजे फ्री हो रहा था तब नहीं लगाई उन्होंने मेरी क्लासेस। आ रहा था ना मैं 2-2 बजे फ्री होकर।
अचानक से बीच में क्लासेस लगा दी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कल क्या हो रहा है, कल फ्री हो जाऊंगा मैं एमसीसी से, फिर मैं फ्री होऊंगा एमसीसी से 2 बजे। डन, क्या वो लिख लिया ना? हाँ लिख लो ना, फटाफट से ख़त्म करो इसे यार। सर अगर अब क्वेश्चन में बोरोइंग्स होगी तो डायरेक्ट फिस्कल डेफिसिट कहाँ से? जी सर, वही होता है फिस्कल डेफिसिट, एग्जैक्टली। ये एमसीक्यू में भी आता है और ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आता है, और ये 100% आता है, और हर 1 से 2 अटेम्प्ट के अंदर ये पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एक और टॉपिक है प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का ही एक मतलब बेटर वर्जन है। बेटर वर्जन मतलब इसी से रिफाइंड होकर आया है वो। ये नहीं समझ आएगा तो वो समझ नहीं आ सकता, इसलिए पहले इसको समझना ज़रूरी है। ठीक, डन, क्लियर? बताइए, कोई डाउट तो नहीं किसी को अभी? चलो फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा और लिखते हैं। क्वेश्चन है एक, कैन देयर बी अ फिस्कल डेफिसिट? क्या फिस्कल डेफिसिट पॉसिबल है? कैन देयर बी अ फिस्कल डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट? इन अ गवर्नमेंट बजट, कैन देयर बी अ फिस्कल डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट? विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट, क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है विदाउट हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट? कैन देयर बी अ फिस्कल डेफिसिट विदाउट हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट? क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है बिना रेवेन्यू डेफिसिट के? दैट इज अ क्वेश्चन। क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है विदाउट हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट? इज इट पॉसिबल? आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है मगर फिस्कल डेफिसिट है? कौन कौन अग्री करता है कि यस सर, ठीक है, देयर कैन बी अ फिस्कल डेफिसिट विदाउट हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट? और कौन कौन बोलता है नहीं, फिस्कल डेफिसिट के लिए पहले रेवेन्यू डेफिसिट होना जरूरी है, जहां रेवेन्यू डेफिसिट वहां फिस्कल डेफिसिट। 2 सिचुएशंस। क्रिटिकली एग्जामिन करो इसको, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए इन्होंने। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बोला फिस्कल डेफिसिट बता भाई, तो वैसे ही बता देते हैं। ऐसे थोड़ी करना था यार, अब मैं इसको पकड़ता रंगे हाथ, ऐसे आंसर नहीं बताने एक दूसरे को, खुद से ट्राई करो, ट्राई बाय योरसेल्फ। कैन देयर बी अ फिस्कल डेफिसिट? क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है इन अ गवर्नमेंट बजट विदाउट हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट? या नहीं सर, रेवेन्यू डेफिसिट हो पहले रेवेन्यू डेफिसिट तो पता है ना सबको, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कम आया ज़्यादा गया रेवेन्यू में, रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो ही फिस्कल डेफिसिट होगा, या रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, देयर इज नो रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब बोले तो रेवेन्यू सरप्लस है फिर भी फिस्कल डेफिसिट है? क्या ये हो सकता है? पहला क्वेश्चन है ना, आंसर है यस और दूसरा नो। तो यस के फेवर में कौन कौन है? यस सर, ऐसा हो सकता है, देयर कैन बी अ फिस्कल डेफिसिट विदाउट हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है मगर फिर भी फिस्कल डेफिसिट है। 1 2 जन, और दूसरे नहीं सर, फिस्कल डेफिसिट बाद में होगा, पहले रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो ही फिस्कल डेफिसिट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस बार टीम में मेंबर ज़्यादा है। अब आके सर अपना मैंने तो सर दोनों साइड था, आपने देखा नहीं मेरे को, मैं तो डबल खेल रहा था पहले से ही। हाँ सर अपना, ये कौन सी होती है?
और बाकी पता नहीं। अच्छा सर अपना, अच्छा चलो अब मेरी बात सुनो, आपने करके देखा? चलो अब मैं एक बात बताऊं आपको, हाँ आपको मैंने पहले कराया आंसर, फिर बताया आपको क्वेश्चन, आप समझ नहीं पाए यार बातों को यार। सॉल्यूशन सामने है आपके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट, वेयर इज द रेवेन्यू डेफिसिट, where is the revenue? I can't see revenue deficit with my 4 eyes. Sir, only capital expenditure से भी हो सकता है क्या? अरे मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, साफ क्वेश्चन लिखा है, क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, पॉसिबल है विदाउट हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट, बिना रेवेन्यू डेफिसिट के? अरे रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो फिस्कल डेफिसिट होगा, मैं मानता हूं हो सकता है, 100% हो सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, बट रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट क्या ये पॉसिबल है? हाँ मैंने पहले आंसर लिखवा रखा है भाई, तुम लोग को पहले सिखा दिया मैंने, फिर क्वेश्चन रेस किया, तुम फिर भी आउट हो गए और तुम अलग तरीके से सॉल्व करके चेक कर रहे हो, बट ठीक है बढ़िया है, एटलीस्ट योर आंसर इज करेक्ट, आई अप्रिशिएट दिस। हाँ जी, या तो देखो दो चीजें हो सकती है, या तो तुम क्या करते हो, तुम हो गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अभी पढ़ा है जस्ट अभी भूल गए, या तुम्हें रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, तुम्हें डेफिसिट और ये बजट वजट सब हमारे से सब परे, दो ही चीजें हो सकती है, या तीसरा सर टाइम हो गया अब जाने दो, हम तो ऐसे ही आंसर करेंगे, अब आप देख लो, ऐसे आंसर और चाहिए तो और रुको और चौथा अदर्स, बताओ भाई क्या रीजन है? या तो तुम्हें रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू, कैपिटल ये समझ ही नहीं आया अभी तक, एक रीजन तो ये है, बोलो डाउट है तो मैं दोबारा, भाई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकली यार एग्जामिन तो करते ही नहीं हो, तुम सोच ही नहीं रहे, बिना सोचे समझे आंसर कर रहे हो, जबकि तुम्हें आंसर दे रखा है एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ऑलरेडी सॉल्व करवाया मैंने तुम्हें, तुम सोचते, तुम इमेजिन तो करते, तुम फिगर्स सोचते, कुछ लिखते, तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जन ने किया। अब क्या करने से होगा? नहीं याद नहीं सर, लिखवा रहा हूं अभी। और तुम्हारे पास तो मैथ्स भी है, उसकी शर्म खा के कम से कम कुछ कैलकुलेशन लिख लेते कि नहीं मेरे पास मैथ्स है यार, कुछ तो करूं मैं यार। और तुम्हारे ठीक है, शक्तियां खत्म हो गई तुम्हारे पूजा पाठ की? क्या यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को लगा था कि सबका आंसर एक ही होगा, जैसे पिछली बार ही आपने करेक्ट आंसर दिया था, यूनानिमस आंसर हो गई, ये तो सभी बता देंगे। ये दुख पता नहीं खत्म क्यों नहीं होता। चलिए आंसर यस, yes it is possible in the following situations, दो सिचुएशन है हमारे सामने जब ये पॉसिबल है। सर पहली सिचुएशन, हाँ दो सिचुएशन, हमें तो आपने एक ही बताई, ये सर आप चीटिंग कर जाते हो कभी कभी। देखो सुनो, सिचुएशन एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूं, फिर बाद में लिखवाऊंगा, पहले देख लो। सिचुएशन नंबर 1 जो आपको पता है, एक तो आपने देख ही रखी है, रेवेन्यू रिसीट लेट से 12,000 कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेट से 10,000, ठीक है, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर लेट से 12,000 और कैपिटल रिसीट लेट से 8,000। हो रहा है क्या डेफिसिट? चेक करना एक बार।
क्या हो रहा है, क्या डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आ रहा है क्या? हाँ, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट कितना हुआ? 20,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 22,000। तो हो गया, हाँ सही है। तो रेवेन्यू रिसीट, वो टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट कितना आ रहा है? ठीक है 20,000, और टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है अदर देन बोरिंग्स 22,000, यानी कि 2,000 का फिस्कल डेफिसिट हो गया। बोरिंग्स लेके पूरा करना पड़ेगा, समझ आ गया? बोरिंग्स लेके पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा केस एग्जांपल देखो, रेवेन्यू रिसीट 12,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12,000, कैपिटल रिसीट 8,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,000। When revenue budget is balanced, but there is a deficit in the capital budget. Okay? रेवेन्यू वाला बैलेंस है बट डेफिसिट है, और यहाँ पे रेवेन्यू में सरप्लस है, बट कैपिटल में इतना ज़्यादा घाटा है कि वो रेवेन्यू के सरप्लस को भी सरपास कर गया। भाई रेवेन्यू में बढ़िया प्रॉफिट है, बट कैपिटल में इतना ज़्यादा घाटा है कि वो रेवेन्यू के प्रॉफिट को भी सरपास कर जाता है, और ये रेवेन्यू तो इक्वल हो गया, तो कैपिटल में अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी उसके लिए तो उधारी लेनी ही पड़ेगी। दो चीज़ें हो गई, ठीक है? ये सिचुएशंस क्लियर हो गए, एग्जांपल क्लियर हो गए। पहले लिखवा देता हूँ फिर एग्जांपल लिख लेना, पहले सिचुएशन लिख लो फिर एग्जांपल। ओके, व्हेन रेवेन्यू बजट, ठीक है, इज बैलेंस्ड, व्हेन रेवेन्यू बजट इज बैलेंस्ड एंड कैपिटल बजट shows डेफिसिट। रेवेन्यू बजट बैलेंस हो गया, कैपिटल बजट डेफिसिट शो कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन देयर इज अ सरप्लस। क्या है यहाँ पे? सरप्लस है, सरप्लस है ना इसमें, सरप्लस इन रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में क्या है? सरप्लस है, बट डेफिसिट जो है किसमें? इन कैपिटल बजट इज ग्रेटर। डेफिसिट जो है ना कैपिटल बजट में वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि ये सरप्लस को सरपास कर गया। इट इज मोर देन दी सरप्लस, इज ग्रेटर देन दिस सरप्लस, देन दिस सरप्लस। सरप्लस को भी सरपास कर जाता है, इतना ज्यादा है। कैपिटल बजट, हाँ एक बार गेट खोलना, 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? बोलो क्या हुआ, आगे समझ में? दैट डाउट है। ये पहले वाले का एग्जांपल है बजट, बैलेंस बजट का, और ये सरप्लस रेवेन्यू बजट का। डन। ऐसे एग्जांपल सर हम एग्जाम में फ्रेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। while you are answering your question you can frame such type of examples, बिल्कुल अलाउड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम हमारे एग्जाम्पल को समझाने के लिए हमारे एग्जाम के अंदर हम कैसा भी एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट बचा है, फिस्कल डेफिसिट के सिग्निफिकेंस या इम्प्लीकेशंस बचे हैं 1, दूसरा बचा है प्राइमरी डेफिसिट 2, और कल ये खत्म हो जाएगा और कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट का प्रिंट आउट दूंगा, ठीक है? कल ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट क्लास है कल इस चैप्टर की, ठीक है? कल हो सकता है मैं कल सिर्फ अकाउंटेंसी रखूँ, तो फिर ये परसों ख़त्म हो जाएगा, और आई थिंक परसों से तो सब नॉर्मल हो जाएगा। डन, चलो ओके।